हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सतोशी समाचार। ये हफ्ते भी हमारे लिए काफी एक्साइटिंग था। काफी सारे चीजें हो रहे हैं स्पेस में। ऑर्डिनल लेके बहुत चर्चे चल रहे हैं। एसीसी एंड ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। अफ्रीका एंड नाइजीरिया में सिचुएशन अभी भी खराब हुआ पड़ा हुआ है। ये सारे न्यूज लेके हम फिर से आए हैं विद और एक सतोशी समाचार की एपिसोड्स के साथ। तो उसी के साथ चालू करते हैं। विशाल, लेट्स डाइव डीप। बिल्कुल। और आज स्टार्ट करते हैं कुछ चार्ट्स के साथ। सबसे पहला चार्ट बिटकॉइन की सप्लाई के रिलेटेड चार्ट है और ये चार्ट हमें दिखा रहा है कि जो बिटकॉइन की 78% सप्लाई है वो इलिक्विड सप्लाई है। तो इलिक्विड सप्लाई क्या होती है कि वो ऐसी सप्लाई है जो ऐसे एड्रेसेस पे पड़े हैं कॉइन्स जो रिसेंटली मूव नहीं हुए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स रहते हैं मार्केट में जो कॉन्स्टेंटली सैट्स खरीदते रहते हैं, या उन्होंने बहुत पहले कॉइन्स खरीद के रखे हुए थे और वो उन्होंने कभी मूव नहीं करे हैं डिस्पाइट द प्राइस एक्शन। प्राइस चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है। तो ये चार्ट हमें ये दिखा रहा है कि रिसेंटली जो ये लिक्विड सप्लाई का नंबर है ये काफी बड़ा है डिस्पाइट द करेक्शन इन बिटकॉइंस प्राइस। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब प्राइस नीचे आया है तो बहुत सारे मार्केट में स्टैकर्स हैं जो लोग खरीद रहे हैं सैट्स थोड़ा थोड़ा करके और उनको अपने लॉन्ग टर्म स्टोरेज में इकट्ठा करे जा रहे हैं, बिकॉज ये उनको पता है कि ये प्राइस नीचे आई अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। लेफ्ट वाली एक्सिस पे देखें तो ये 70, 75, 80% के बीच में घूम रहा था। तो अराउंड 2020 जब रैली ऑलमोस्ट थोड़ा चल रहा था उस टाइम पे ये 70% के अराउंड था। तो मतलब जब रैली भी आ रहा था तब भी 70% के अराउंड जो सप्लाई थी लिक्विड थी, और रैली आने के बाद इतना प्राइस करेक्शन होने के बाद भी 78% पे ही गई है। कहने का मतलब है 70% तो एनीवेज लिक्विड है। वो तो वो लोग हैं कि जो चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए सेल नहीं करेंगे। 2020 से लेके ये चार्ट ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। 2020 के बाद जो रैली आया था, जो बूम एंड बस्ट हुआ, इसी तरह दिख रहा है कि जो प्लेब्स है दे डोंट केयर। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। दे आर जस्ट ऑलवेज स्टैकिंग एंड नेवर सेलिंग, एंड उसकी वजह से वो फंडामेंटल बेस बनते हैं बिटकॉइन का, जहां से वो प्राइस बाउंस बैक होके वापस जाते हैं। एंड दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो दिस चार्ट इज लाइक बेसिकली शोइंग कि वो नंबर, वो फाउंडेशन कैसे बढ़ रहा है। ये एक अच्छी खबर है बिटकॉइनर्स के लिए, बिकॉज जितना लिक्विड सप्लाई बढ़ता रहेगा उतना मार्केट में डिमांड है उस पर रिएक्ट करेगा कि प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। With that, let's move on to the next chart. Next chart में क्या दिख रहा है? तो ये चाइना का मनी सप्लाई का चार्ट है और हम ये देख पा रहे हैं कि M2 मनी सप्लाई है ये। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो ये 12% के आसपास चढ़ा है, जो कि बहुत ही बड़ा उछाल है। तो जिन दर्शकों को नहीं पता उनको अगर हम बताने की कोशिश करें तो M2 मनी सप्लाई जो रहता है वो एक तरह से लिक्विड मनी का सप्लाई रहता है जो युआन का सप्लाई मार्केट में है। जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होता है उसका मतलब यही होता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने रेट्स कम करे हैं, जो कि हमें पता ही है रिसेंटली चाइना ने कम करे हैं। देन इवन गवर्नमेंट की साइड से फिस्कल स्टिमुलस वगैरह अनाउंस हुए थे। तो जो पैसे की सप्लाई है मार्केट में ईयर ऑन ईयर 12% इंक्रीज हुई है। और ये चार्ट हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो लिक्विडिटी के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होता है। और मार्केट में जो सबसे बड़ी लिक्विडिटीज है वो डॉलर की लिक्विडिटी है, या युआन की लिक्विडिटी है, या यूरो की लिक्विडिटी है। तो इन तीनों मनी सप्लाई में से अगर कोई भी मनी सप्लाई बढ़ती है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है बिटकॉइन के प्राइस पे। दैट्स द रीजन वी आर शेयरिंग के जो प्लेब्स है उनको लॉन्ग टर्म ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी के साथ कोरिलेशन बहुत ज्यादा रहता है बिटकॉइन के प्राइस का। Totally. It will also end up like producing a lot of inflation in the market, right? Bitcoin का जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे बाकी चीजों का भी प्राइस बढ़ेगा, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी, जैसे जैसे और लिक्विडिटी आते रहते हैं and हर रिसेशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कम्स एंड pumps the market with a bunch of money जहां से वो बिजनेस फिर से रिवाइव हो सके, and that ends up increasing the cost for everybody else. So good thing, bad thing, depends on who you are. For bitcoiners probably it's always a good news. Stack sats if you are not having already. ऐसा रहता है कि जैसे पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हुआ था कि सारे दुनिया के जो देश थे उनमें एक तरह से इकोनॉमीज बंद हो गई थी। तो सारी दुनिया के गवर्नमेंट्स ने स्टिमुलस अनाउंस करे थे। यूरोप में भी हुए थे, चाइना में भी हुए थे और यूएस में भी हुए थे, है ना। तो जब सब तरफ से मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके बाद हमने देखा कि 2021 में काफी इन्फ्लेशन बढ़ गया था। पर अगर हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलें, ऑल्दो चाइना का मनी सप्लाई बढ़ रहा है
यूएस का मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मैन। जो यूएस का मनी सप्लाई है वो 15.7 ऑलमोस्ट 15.7% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज करा है। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो युआन का सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, डॉलर का सप्लाई स्टिल डिक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज जो वेस्टर्न नेशंस हैं और खास करके जो यूएस है उसमें ही इन्फ्लेशन के सबसे ज्यादा चांसेस बने हुए थे 2021 में। और उसका मेन रीजन यही था कि जो सबसे बड़े स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हुए थे पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में वो यूएस में ही हुए थे। वहां पे $2,000 के चेक तो ऐसे बांटे गए हैं, मतलब फ्री में पैसा दिया गया मल्टीपल टाइम्स लोगों को। लोग वहां पे काम ही नहीं करना चाहते थे बिकॉज उनको फ्री के चेक्स आ रहे थे। तो Right. दैट माइट बी द रीजन के इन्फ्लेशन को टू सम एक्सटेंट चेक में लाने के लिए उन्होंने मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो ओवरऑल जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ऐसे लगा लो कि दो बड़े दरिया आ रहे हैं ये, है ना, और ये एक लेक में ऐड हो रहे हैं और ये वाला दरिया तो उल्टा सोख रहा है पानी जो नेट लिक्विडिटी वाला पूल है उसमें से। बट Right. चाइना का जो लिक्विडिटी है वो ऐड हो रहा है, तो इनका जो नेट लिक्विडिटी अगर हम देखें तो वो ऐड ही हुआ होएगा। दैट्स द रीजन जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ऊपर गया है। Makes sense. And I think like this is part of like the annual adjustment that keeps happening. And interesting is like probably 1940 1950s का data होगा इस side में, and वहां से लेके 2010 तक you can see the fluctuations, and boom, this happens in 2010, right? And this is COVID. After COVID, it kind of like pulled back all the way down to negative 10%. So यहाँ मार्केट में काफी सारे उतार चढ़ाव तो है इसके वजह से। आफ्टर आवर प्रीवियस फाइनेंशियल क्रैश 2008 में जो हुआ है उसके बाद से शायद मार्केट में बहुत कम टाइम ही ऐसा गया है जहां पे मार्केट काफी स्टेबल था। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी chaos, किसी ना किसी अनसर्टेनिटीज की वजह से मार्केट हैज बीन लाइक फ्लक्चुएट। मार्केट विल कीप डूइंग मार्केट इज थिंग, the Fed's gonna do Fed's thing, Bitcoin will keep producing block every 10 minutes. इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन क्या है। तो एक ऑपरेशन चोक पॉइंट का काफी डिस्कशन चल रहा है बिटकॉइन ट्विटर पे, और ये एसेंशियली क्या है कि क्रिप्टो कंपनीज पे रेगुलेटरी प्रेशर बनाया जा रहा है सब तरफ से, और खास करके उन कंपनीज पे जो पेमेंट रेल्स प्रोवाइड करती है फिएट करेंसीज के साथ। तो स्पेशली यूएस, यूरोप और ऐसे देशों में जहाँ पे वाइडली अवेलेबल है फिएट करेंसी के रेल्स। तो आपने यूरो से अगर बिटकॉइन खरीदना बेचना है या कोई क्रिप्टो खरीदनी बेचनी है, या यूएस में अगर आपने डॉलर से क्रिप्टो खरीदना बेचना है, ऐसे जो ट्रांजैक्शन में जो भी कंपनीज डील करती हैं हर तरफ से प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है। तो ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट प्रेशर भी हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि यू मे नेवर नो के पीछे से क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल इस हफ्ते ये न्यूज आया कि लोकल बिटकॉइंस जो है वो आउट ऑफ बिजनेस जा रहा है, और लोकल बिटकॉइंस हमें पता है कि पीयर टू पीयर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है बिटकॉइन की उसके लिए वन ऑफ द फेवरेट प्लेटफॉर्म्स था और पिछले एक डेकेड से चल रहा था। एंड वैसे हम लोगों को ये नहीं मालूम कि ये रेगुलेटरी के प्रेशर की वजह से जा रहे हैं या फिर उनका बिजनेस खत्म हो रहा है एंड उन लोगों को ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिल रहा है आजकल। बट वट एवर इट इज, इट्स बिन लॉन्ग सर्विस। 2013-2014 साल से लोग ये सर्विस यूज करके P2P में बैंक ट्रांसफर करके बिटकॉइन खरीद सकते थे। इट्स अ सैड न्यूज। यहाँ पे दो जो चार्ट है उससे यही दिख रहा है कि लोकल बिटकॉइन का जब से KYC ऐड हुआ है उस टाइम से उसका वॉल्यूम घटने लगा है। द लोकल बिटकॉइन यूज्ड टू बी इन द न्यूज़पेपर मेनी टाइम्स, नाइजीरिया में, इनफैक्ट इंडिया में भी जब नोटबंदी हो रहा था और बाकी जगह सिचुएशन में, वेनेजुएला, लेबनान जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम पे भी लोकल बिटकॉइन का वॉल्यूम शूट करता था। एनीवे, इट्स एंड ऑफ एन एरा आई गेस। इसी के साथ ये लोग अपना सर्विस बंद कर रहे हैं एंड इट हैज बीन डिक्लाइनिंग इन इट्स सर्विस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि लोकल बिटकॉइंस के अल्टरनेटिव्स भी है, जैसे होडल होडल करके है एक अल्टरनेटिव, एंड देन बिस्क करके है। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो पीयर टू पीयर अपने लैपटॉप पे, और वो भी आपको KYC फ्री बिटकॉइन खरीदने का मौका देता है फ्रॉम लोकल पेयर्स। सिमिलरली एक पीच बिटकॉइन करके भी ऐप आई है, वो भी इंडिया में तो नहीं उस पर कोई लिक्विडिटी, बट यूरोप या यूएस में अगर आप लेना है तो उस पर ट्रेड्स हो जाते हैं। तो लोकल बिटकॉइंस के डेफिनेटली अल्टरनेटिव्स हैं, बट ये दिग्गज था लोकल बिटकॉइंस जो मार्केट में था। बट एज राज मेंशन के जब से इन्होंने KYC इंट्रोड्यूस करा इन पे वॉल्यूम बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया। तो मे बी दैट वाज द रीजन, एज वी मेंशनड अर्लियर, कि ऑपरेशन चोक पॉइंट भी एक रीजन हो सकता है। और भी क्रिप्टो कंपनीज है जिन पे अराउंड दिस वीक कोई ना कोई एक्शन अनाउंस हुआ है। तो एक पे विद मून करके कंपनी है जो वीजा के प्रीपेड डेबिट कार्ड्स इशू करती थी, और एक क्रिप्टो कम्युनिटी में काफी पॉपुलर थी। अगर आपने ऑनलाइन कुछ पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए आपको प्रीपेड कार्ड मिल जाते थे बाय पेइंग विद बिटकॉइन। और इन्होंने भी इसी हफ्ते ये अनाउंस करा है कि ये अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं।
और ऑल्दो इन्होंने बोला है कि ये स्केड्यूल टर्मिनेशन है हम उनके कॉन्ट्रैक्ट का जो इशूइंग बैंक के साथ था, बट यू नेवर नो अगेन के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। इन्होंने पूरा डिटेल्ड थ्रेड दिया है और ये भी पे विद मून भी काफी लव्ड एक तरह से सर्विस थी within the crypto community, Bitcoin community. Right. They are pointing to this thing called Operation Choke Point, जहाँ पे crypto companies are directly being targeted to not have banking infrastructure. ये काफी problematic चीज है क्योंकि एक बात तो ये है कि like nobody can stop Bitcoin, but people can stop businesses, right? बिजनेस होने से बंद कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसको बैंकिंग सर्विस ना देके उसके कस्टमर को परेशान कर सकते हैं, प्रोबेबली बिजनेस मॉडल ही खत्म कर सकते हैं अगर कोई जुरिस्डिक्शन आके बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी बैंकिंग सर्विस तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड इट सीम्स लाइक यूएसए इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन व्हिच इज काइंड ऑफ सैड। इससे और कुछ नहीं होगा कि आपके देश में और कोई बिजनेस नहीं बनाएगा, आपके जुरिस्डिक्शन में कोई स्टार्टअप नहीं आएगा एंड आपके जुरिस्डिक्शन में लोगों को जॉब्स एंड ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। बट सम कंट्रीज seems to be going in that way and this is kind of pretty sad and there is no technical way to fix this problem, right? Because ये डायरेक्टली बैंक वाले आके बोल रहे हैं कि कोई भी फिएट रिलेटेड पेमेंट थ्रू क्रिप्टो आप नहीं कर सकते, जहां पे मून जैसा जो अच्छा सर्विस था लाइक गेटिंग अ प्रीपेड वीजा डेबिट कार्ड and you can like top it up with sats payment like that, they are not like going to be able to provide service for those jurisdictions. So this is a possible form of dedicated attack जिससे ये इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं ये इंडस्ट्री ना ग्रो करें। दिस कैन बी अ वैलिड वे एडॉप्शन रोकने के लिए कोई भी जुरिस्डिक्शन ऐसे स्टेप ला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलें अगर तो हमने देखा इसी हफ्ते एसईसी का भी एक्शन अनाउंस हुआ है क्रेकन पे, और हम दर्शकों को बता दें कि क्रेकन एक बहुत ही लव्ड एक्सचेंज है, स्पेशली जो बिटकॉइन कम्युनिटी है उसको काफी पसंद करती है। ये यूएस और यूरोप में ऑपरेट करती है। ऑल्दो क्रेकन में भी कुछ इरेगुलरिटीज हो सकती हैं एंड देन फ्यूचर में हु नोस क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वी डोंट वांट टू एंडोर्स क्रेकन इन अ वे, हम तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी एक्सचेंजेस में से सबसे बेटर है, इनका फीस वगैरह भी कम रहता है, इनका इंटरफेस भी काफी बढ़िया, उनके फाउंडर्स वगैरह भी काफी प्रो बिटकॉइन बातें करते हैं। तो हमने देखा कि क्रेकन पे भी इस हफ्ते एसईसी का एक एक्शन अनाउंस हुआ कि क्रेकन को अपनी स्टेकिंग एज अ सर्विस, वो कॉइन स्टेक करके उस पे जो एपीवाई ऑफर करते थे वो सर्विस उनको बंद करनी पड़ी है और उन्हें सेटल करा है। क्रेकन ने $30 मिलियन का फाइन पे करा एसईसी को। एसईसी ने कुछ और भी इरेगुलरिटीज वगैरह की सर्च की बात करी है कि क्रेकन में हो सकती हैं। तो अगेन ये भी एक तरह से ऑपरेशन चोक पॉइंट का भी पार्ट हो सकता है। इन लोगों का स्पेसिफिक डिमांड ये था कि स्टेकिंग एज अ सर्विस ये बंद करना पड़ेगा बिकॉज दैट वायलेट्स द हावी टेस्ट एंड दैट बिकम्स सिक्योरिटी। इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक होने के बाद से बहुत सारे ऐसे नोड्स और सर्विसेज बन गए थे who will be like staking on behalf of a user. It's like mining pool जैसा सीन बिटकॉइन में जो होता है। But when you are doing staking, then you are like directly putting your money to somebody else and expecting a reward, and that person should manage like the staking and all these things and collect the reward and distribute you back to it. Now ACC का जो गैरी गेंसलर का जो वीडियो था जहां पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि क्यों they are going for staking as a service के पीछे, that kind of makes sense क्योंकि whether you are doing a blockchain at the behind, it doesn't matter at that point when you are paying somebody to get their staking as a service benefit, you are basically investing kind of like as a stock. तो उस मार्केट का रेगुलेशन स्टॉक मार्केट जैसा ही होना चाहिए। बेसिकली किसी गवर्नर का यही अप्रोच था बाकी एक्सचेंजेस को लेके, एंड क्रैकन प्रोबेबली गॉट लाइक इन्वेस्टिगेटेड फॉर मेनी अदर थिंग्स एंड जो हमेशा के लिए होते रहते एक्सचेंज के ऊपर। दे आर जस्ट, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ दैट चोक पॉइंट थिंग इन अ सेंस, लाइक दे वांट टू मेक द लाइफ हार्डर फॉर क्रिप्टो बिजनेसेस, दैट इज वेरी क्लियर, and they want to make making businesses harder, they want to make getting marketing harder and all these things. But staking as a service and trying to get that under security law makes a lot of sense to me, because at the end there are a lot of ways a staking as a service company can fraud the users. FTX, BSC ऐसे एपिसोड तो छोड़ ही दे, ऐसे छोटे छोटे लोकल फ्रॉड्स भी हो सकता है by using this staking as a service. So
वहां पे एसीसी का प्रॉपर गवर्नेंस ही आते हैं, सो दे आर देयर टू रेगुलेट, जहां पे आपको सिक्योरिटी लॉज वायलेट करके कोई चीट नहीं कर सकता. सो इन अ सेंस लाइक हैविंग दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज आल्सो गुड फॉर द मार्केट. But then again, then the staking market gets a little bit difficult to do right now. Now the staking service is not just a software company anymore, it's a stock broker who is like issuing stocks for different coins and their staking system. That's correct. इस पे जेसी पॉल जो क्रेकन के सीईओ हैं, उनका नीचे का ट्वीट है कि this applies to US accounts only. Staking continues as usual outside of the US. Majority of the clients are not affected. तो ये एक्शन स्पेसिफिकली जो है वो US बेस्ड कस्टमर्स के लिए है, और क्योंकि SEC के जुरिसडिक्शंस भी विद इन US ही है, तो दैट मेक्स सेंस. और ये है वो वीडियो जो हम चाहते हैं कि दर्शक देखें, और इसमें SEC के जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि क्या एक्शन क्या है उनका. Gensler, it's great to see you this morning. There's a phrase online where they say, "Tell it to me like I'm 5." So for those who are uninitiated into what happened here, tell it to me like I'm 5. What was Kraken doing, and what was the problem that you were trying to solve? Andrew, what Kraken was doing was asking the American public for their coins, crypto tokens, and saying, I'll give you a return, 4% to 21% returns. And the problem was they were not disclosing to the investing public the risks that the investing public was entering into. And we have a basic bargain in the United States since the 1930s. You can take whatever risks you want. Companies like Kraken can offer investment contracts and investment schemes, but they have to have full, fair, and truthful disclosure. And this puts the investors who watch your program in a better position. That's our basic bargain. They were not complying with that basic law. So how does this, though, differ, for example, from some of the other firms out there, including Coinbase, who offer yield products? Whether you call it, the labels don't matter. Long ago, Supreme Court Justice Marshall said this so eloquently. It's not about the labels, it's about the underlying economics. And this really should put everyone on notice in this marketplace, whether you call it lend, whether you call it earn, whether you call it yield, whether you offer what's called an annual percentage yield, APY, that doesn't matter. If somebody's taking their tokens and transferring it to that platform, the platform controls it. And guess what happens if they go bankrupt? You stand in line at the bankruptcy court. There's a saying in crypto that says, not your keys, not your coins. So those other platforms should take note of this and seek to come into compliance, do the proper disclosures and registration and the like. I think we have owned at this point, in this sense, like there is the SEC chairman saying not your keys, not your coins. Like what else you can ask for, guys? Pack up, party over, we won. बिल्कुल. और एडवाइस मान लो मैन, अपने कॉइन्स एक्सचेंजेस पे मत रखो, स्टे करके तो बिल्कुल मत रखो. एक्सचेंजेस से निकालो और अपने वॉलेट में रखो जिसकी कीज आपके हाथ में. And that's why like what this gentleman said makes a total sense to me, is like it doesn't matter whether you call it yield or earn or like return or ROI or APY. It's the same thing. It's the same thing that you do for a stock market or for any security exchanges, and people have been doing it for thousands of years. Like you can take whatever risk you want, but you need to understand where the yield is coming from. And we also have the meme is like, if you don't understand where the yield is coming from, you are the yield. And it has been true for crypto for a long time. So it's good to see like at least the government is trying to come up with sensible regulation. ऐसे नहीं कि क्रिप्टो का बिजनेस का बैंक अकाउंट बंद कर दो, जो बहुत सारे जगह पे हो रहा है, इनफैक्ट इंडिया में भी हो रहा है. कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, बस बंद कर दो इन लोगों को, करना ही नहीं है काम. बट एट द सेम टाइम USA kind of also has this approach where Gary Gensler has been like giving Bitcoin and crypto lectures in MIT for a long time. So this guy understands how this technology works, what are the loopholes, what are the standard ways that scam is happening in this system. So this kind of regulations is also important and required at the same time to sanitize this market. That's true, but in general, जो Operation Choke Point के अंडर अगर ऐसा कुछ हो रहा है,
तो फिर तो सारे एक्सचेंजेस पे एक्शन लेना चाहिए था, और ये होस्ट ने पूछा भी था कि कॉइनबेस पे सिमिलर एक्शन क्यों नहीं हुआ। इट्स लाइक अ मिक्स्ड काइंड ऑफ न्यूज। तो फ्रॉम सम पर्सपेक्टिव अच्छा भी है कि इससे स्कैम्स जो है वो काउंटर होंगे, बट इससे ये भी पता चल रहा है कि जो सेंट्रलाइज फिएट पेमेंट रेल्स वाली कंपनीज है उन पे रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट करी जा रही है। वो हो रहा है, एंड दैट इज लाइक द सैड पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज नॉट अ सेंसिबल रेगुलेशन। ये वो बच्चों जैसा बात हो गया कि दूसरे टीम के प्लेयर्स अच्छे तो दूसरे टीम के साथ गेम नहीं खेलना है, एंड लाइक मैदान में ही नहीं घुसने देना है दूसरे टीम को क्योंकि वो लोग अच्छे खेलते हैं, or whatever, something like that. But it's not a fair thing making banking regulation on crypto companies। कोई भी crypto payment system और fiat rail के बीच का link use नहीं कर सकता। That is a hindrance for the innovation of this space। और नेक्स्ट स्टेप अगर चले तो So ACC का ये कहना है कि they want the risk to be clearly disclosed, जिसके ऊपर जेसी पावल ने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है कि oh man, all I had to do is fill out a form on a website and tell people that staking reward coming from staking. Wish I would seen this video before paying 30 million fine and agreeing to permanently shut down the service in the US. How dumb do I look? At the same time, they are coming in public and saying this thing. Maybe like at the back end, they are putting a lot of extra pressure, extra regulation, कि जिसकी वजह से a lot of the services are not being serviceable anymore। हाँ, और ये हमने एक जीरो हेज का आर्टिकल आया था इस हफ्ते ऑपरेशन चोक पॉइंट पे, उस पे भी देखा कि इस चीज की काफी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 इज अंडरवे एंड क्रिप्टो इज इन इट्स क्रॉस हेयर्स। और इस आर्टिकल को अगर हम थोड़ा आपको पढ़ के सुनाए, कह रहे हैं कि व्हाट बिगेन एज अ ट्रिकल इज नाउ अ फ्लड। The US government is using the banking sector to organize a sophisticated, widespread crackdown against the crypto industry। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। अगर हम नीचे जाएं, फॉर क्रिप्टो फर्म्स ऑब्टेनिंग एक्सेस टू ऑनशोर बैंकिंग सिस्टम हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज। इवन टुडे क्रिप्टो स्टार्टअप्स struggle mightily to get banks and only a handful of boutiques serve them। This is why stablecoins like Tether found popularity early on to facilitate fiat settlement when the rails of traditional banking were unavailable। However, in the recent weeks, the intensity of efforts to ring-fence the entire crypto space and isolate it from the traditional banking system have been ratcheted up significantly। तो वो यही कह रहे हैं कि रिसेंटली कुछ हफ्तों में या रिसेंट कुछ टाइम में जो पेमेंट गेटवे फिएट के रेल्स है और जो भी क्रिप्टो कंपनीज को सर्व करते हैं उनके अराउंड रिंग फेंसिंग करी जा रही है। तो ये एक तरह से फिएट बहुत ज्यादा क्रिप्टो में ना आ जाए उसको रोकने के लिए ही करा गया है। और इसी के रिगार्डिंग जो हमने न्यूज अभी देखे और भी जो मेंशन है जो रिसेंटली पिछले कुछ 1-2 महीनों में हुए हैं, सबके लिंक्स यहाँ पे मेंशन है इस आर्टिकल में। जैसे सिल्वरगेट वगैरह के साथ जो हुआ, और फाइनेंस के साथ भी हमें पता है कि सिग्नेचर बैंक वगैरह ने उनका टर्मिनेट कर दिया था, जिसको हम कुछ हफ्ते पहले कवर कर रहा था। अगर इसी आर्टिकल में नीचे जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन है। जैसे फेडरल रिजर्व बैंक ने कस्टोडिया बैंक था उसकी 2 साल की एप्लीकेशन मेंबर बनने की वो डिनाई करी थी। एंड देन कैंसस सिटी फेड ब्रांच डिनाइज कस्टोडियाज एप्लीकेशन फॉर अ मास्टर अकाउंट, ये भी रिसेंटली होके हटा है। And then January 27th को Fed also issues a policy statement which discourages the banks from holding crypto assets or issuing stable coins। और FTX पे भी February 2 को DOJ का फ्रॉड यूनिट ने एक इन्वेस्टिगेशन अनाउंस करी थी सिल्वरगेट बैंक में over its dealing with FTX। Binance बैंक ट्रांसफर्स रिटेल क्लाइंट्स के लिए बंद करे गए हैं। तो ये मतलब सारी कंपनीज पे थोड़ा रेगुलेटरी एक्शन लिया जा रहा है in a way to ring fence them। और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस मैन जो मैं बोलना चाहता था वो यही हो सकता है कि वी नो कि जब क्रिप्टो की रैली आने वाली होती है तो बहुत बड़े लेवल का पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकल के क्रिप्टो में जाता है, उससे जो बैंक है उनकी हालत पतली होती है। तो ये एक्शन इसी चीज पे हो सकता है कि जो बैंकिंग सिस्टम का पैसा है वो बैंक से निकल के बिटकॉइन में ना जाए। It seems like a viable attack vector on Bitcoin and crypto in general। वैसे बिटकॉइन तो परमिशनलेस है एंड पीपल कैन स्टिल यूज इट विदाउट टचिंग द बैंकिंग सिस्टम, बट ऐसे बहुत सारे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेसेस होंगे जो ये पॉलिसीज एंड ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काम नहीं कर पाएंगे। हम आगे देखेंगे कि इसके ऊपर डेवलपमेंट कैसे होते हैं और कौन कौन सी मेजर्स एंड पॉलिसीज लेके आते हैं यूएस एंड अदर गवर्नमेंट्स। ओके, तो उसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेगमेंट में, जहां पे न्यूज ये है कि कुछ बिटकॉइन कोर डेवलपर्स की गिटहब अकाउंट लिंक प्राइवेट हो चुकी है। ये कारण है इसके पीछे क्रेग स्टीवेंस, राइट। CSW हैज बीन लाइक क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द बिटकॉइन इकोसिस्टम।
तो उन्होंने कुछ फालतू और फर्जी का क्लेम डाल के बहुत सारे बिटकॉइन कोर कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर लीगल नोटिस डाल दिए हैं। ही हैज लाइक सूड दिस पीपल। ये ऑलरेडी 1 साल पुराना खबर है। प्रोबेबली ये लीगल एक्टिविटी का कुछ इफेक्ट अभी ये डेव लोगों को मिल रहा है। सो this is Vladimir Lan J. He stepped down from Bitcoin core maintenance position, but he has been the Bitcoin core maintainer for last 7 years. He is one of the very respected Bitcoin core devs in the community. He has been working on Bitcoin core for a long time. So he has been sued in this list along with Greg Maxwell, Peter Todd, and Coach Orlo, Peter Wheeler. जो भी अच्छे अच्छे बिटकॉइन कोर डेव्स का नाम मिला है, they like kind of like mass sued all of them. And that is kind of like creating this situation like the devs are taking their public account private, because now it's in a messy situation. They have to hire a lawyer, they have to fight the court case, and it is in general a lot expensive for the devs than for somebody like CSW. It's a nuisance. It's really another form of attack on Bitcoin. If you can like really exhaust out the dev energies in that way, and people are saying they are doing it by using some loopholes in the UK court of violation, jahan pe apparently if you get sued and if you win the lawsuit, that doesn't mean that you compensated for the legal expenses you had to go through to fight the case. So this is a messy situation and this has been developing. और ऐसी situations को fight करने के लिए Jack and Spiral and few other companies came together and created this open source alliance, which is like a fund for legal defense for Bitcoin and Bitcoin related open source developers जब भी ऐसे कोई situations आए. So this is the gist of this story. उसके बाद से व्लादिमीर का प्रोफाइल बंद हो गया. Like some this happened recently. Some news might have come and they probably have been served a legal notice or something like that, and probably they lawyer के साथ डिस्कस करके they decided to take their public account and Twitter handles and all the media presence and the social media presence down. बहुत ही डिसइंजेन्युअस है, बिकॉज हमें पता है कि जो क्रेग राइट है वो सारे लॉ सूट अपने हारा है सो फार, और हर एक कोर्ट ने उसको कॉल आउट करा है कि तू बेवकूफ बना रहा है, उसके बावजूद भी वो लीगल सिस्टम को अब्यूज कर पा रहा है. तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मतलब हाउ डज दैट वर्क मैन. लिटरली ओपन एंड शट केस होना चाहिए कि देखते सार पता चल जाएगा कि स्कैमर है बंदा बहुत ही बड़ा. That tells a lot about our legal system than basically Craig Wright. Craig Wright is just a psychopath with a bunch of money, right? And any psychopath apparently with a bunch of money can destroy anybody if they want to. And the legal system doesn't protect people from that kind of thing. Moving on to our next segment, which is a news that Russian state-backed company is building Bitcoin mining facilities of over 30,000 miners. हाँ, और ये न्यूज काफी अच्छा न्यूज था जो इस हफ्ते आया, और दिस मेक्स टोटल सेंस फॉर अ कंट्री दैट्स एनर्जी रिच. हमें पता ही है जो बिटकॉइन है वो एक तरह से बर्न्ड एनर्जी का फॉर्म ही है. इट्स अ फॉर्म ऑफ पैक्ड एनर्जी. जो भी देश के पास एनर्जी रिजर्व्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, इट मेक्स टोटल सेंस टू बर्न some of that energy today and mine Bitcoin and save that energy in the form of Bitcoin, because हमें पता है कि फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है. तो इन रिजर्व्स पे जो भी देश बैठा होएगा उनके रिजर्व्स की वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी. और जो उनके पास एनर्जी पड़ी हुई है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल, वो क्रूड ऑयल का वैल्यू जो फ्यूचर में बढ़ेगा उससे ज्यादा बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ेगा. तो इट मेक्स टोटल सेंस फॉर एनी एनर्जी रिच कंट्री टू माइन फॉर बिटकॉइन. तो ये काफी अच्छा न्यूज इस हफ्ते आया था. और हमें पता ही है कि रिसेंटली भी रशिया से पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं टुवर्ड्स बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इन जनरल, और उन्होंने ये अनाउंस करा था कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हो आउटसाइड ऑफ रशिया तो उसका जो पेमेंट है आप क्रिप्टो में बिटकॉइन में एक्सेप्ट कर सकते हो. तो ये वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज बन गया अभी रशिया आफ्टर एल सल्वाडोर जो क्रिप्टो के प्रति या बिटकॉइन के प्रति इन जनरल जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है. Totally. State and mining kind of like makes total sense together. And कोई भी स्टेट का अगर थिंक टैंक में टेक्निकली नॉलेजेबल लोग बैठे, they will be able to figure out कि mining Bitcoin for a nation state makes total sense. So with that we go on to our next टॉपिक. मोंटेना का स्टेट गवर्नमेंट में भी अनाउंस किए हैं कि दे आर कमिंग अप विद अ बिल. ये भी काफी अच्छा न्यूज है, और मोंटाना यूएस के विद इन एक स्टेट है. एक स्टेट अपने जो बस में है उसके बेसिस पे ये बिल पास कर रहा है. तो ये काफी अच्छी न्यूज है, बिकॉज हो सकता है कि पूरा देश
एक पॉलिसी के लिए एग्री ना करता हो, बट कुछ जुरिसडिक्शंस हो सकती हैं विद इन दोज़ कंट्रीज़ जिनके लिए वो पॉलिसी सूट करती होंगी। तो मोंटाना भी आई थिंक एनर्जी रिच स्टेट है विद इन द यूएस और उनके लिए भी इट मेक्स टोटल सेंस टू माइन फॉर बिटकॉइन। तो ये लॉ उन्होंने रिसेंटली पास करा है, जो हम चाहते थे कि हमारे दर्शकों को पता चले इसके बारे में। Totally. Moving on to the next one. IMF says El Salvador adoption risk have not materialized. हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि जब एल साल्वाडोर में अनाउंस किया था कि दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद बिटकॉइन एंड मेकिंग बिटकॉइन लीगल टेंडर, तो उस टाइम आईएमएफ ने एक बहुत बढ़िया हिट पीस बनाया था एल साल्वाडोर के ऊपर कि दे आर sabotaging their own economy and this experiment will go bad. And बहुत सारे IMF and renowned economists came together and said like yeah this will go wrong. What happened is like completely opposite and इसके बारे में हम लास्ट 2-3 हफ्ते से भी बात कर रहे थे कि उसके टूरिज्म बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है एंड उसकी वजह से लोगों को जॉब मिल रहा है, उनका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, तो क्राइम भी घट रहा है. इन अ सेंस लाइक दिस इज एंटायरली बूस्टेड द होल इकोनॉमी टुगेदर. सैफुद्दीन आमूस ने ये रॉयटर्स का आर्टिकल शेयर किया है जहां पे आईएमएफ खुद आके बोल रहे हैं कि बिटकॉइन का जो रिस्क इन्होंने एंटिसिपेट किए थे वो सारे रिस्क मटेरियलाइज नहीं हुए. बिल्कुल, नॉट टू मेंशन के एल साल्वाडोर ने अपने जितने भी फिएट बेस्ड डेट्स हैं वो भी सारे कर्जे जो थे उतार दिए अंटिल 2024 तक. आई थिंक ये दर्शा रहा है कि एल साल्वाडोर की इकोनॉमी बूम कर रही है, उसकी गवर्नमेंट काफी पैसा अर्न कर रही है और वो जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस है उनको पे ऑफ कर रही थी. जबकि आईएमएफ का ये बोलना था कि एल साल्वाडोर ऐसा नहीं कर पाएगी. तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन एक एनर्जी पावर हाउस है और जो भी नेशन इसको अडॉप्ट करेगा उसमें इकोनॉमिक बूम आएगा बहुत तगड़ा. मिलियंस ऑफ लोग एल साल्वाडोर में एज टूरिस्ट जा रहे हैं जो एल साल्वाडोर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था. और हमें पता है कि जब भी कोई टूरिस्ट जाता है किसी दूसरे देश में वहां पे जाके फ्यू $1000 तो खर्च के आता ही है. तो अगर मिलियंस ऑफ लोग वहां पे जा रहे हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बूस्ट मिल रहा है उनकी इकोनॉमी को. और एक छोटे से देश के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जब आ रहे हैं उनकी इकोनॉमी में, उनसे गवर्नमेंट की अर्निंग्स भी बढ़ रही है, वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे पैसे कमा पा रहे हैं और इन्हीं सब चीजों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हम देख रहे हैं कि एल साल्वाडोर की इकोनॉमी बूम कर रही है. आई होप लाइक इनका तरक्की ऐसे ही बढ़ते रहे और हम लोग और भी एल साल्वाडोर के न्यूज लेके आएंगे अगले हफ्ते. तो उसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जहां पे हमारे पास है बहुत सारे न्यूज फ्रॉम अफ्रीका. दीज आर गुड न्यूज अमंग ऑल द बैड न्यूज दैट आर आल्सो हैपनिंग ओवर देयर. देखते हैं हमारा पहला वीडियो जो अफ्रीका का बिटकॉइन 81 का जो वहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है व्हिच इज लाइक अ लोकल क्लोज्ड सर्कुलर इकोनॉमी विद बिटकॉइन. वहां पे कुछ लोग आए थे बाहर से उसको एक्सपीरियंस करने के लिए एंड उन्हीं लोगों ने ये वीडियो बनाए हैं. तो चलिए वो वीडियो देखते हैं. So they are going for a small saloon for a haircut. Just go like this. Then you can do some transition or yeah. Maybe not too short. That's right. Okay. Thank you very much. ओके, दिस बिन फन. बिटकॉइन 81 का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वहाँ पे वो काफी अच्छा है एंड दे हैव बीन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ लाइक ग्राउंड लेवल ग्रास रूट एकदम लोकल जो व्यापारी है उन लोगों के पास बिटकॉइन पहुंचा के पेमेंट सिस्टम बना के दे हैव रियली क्रिएटेड अ वेरी गुड सिस्टम फॉर देमसेल्फ जहाँ पे दे फाइनली हैव अ प्रॉपर मॉनिटरी सिस्टम वर्किंग फॉर देम. बिल्कुल. और हमने देखा कि पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जुरिस्डिक्शंस निकल के आ रही हैं
फॉर एग्जांपल फिलीपींस में भी एक ऐसा आइलैंड है जो बिटकॉइन आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव द एंटायर बिटकॉइन सिटी एंड बिटकॉइन बीच वाला एरिया एल सल्वाडोर में। देन साउथ अफ्रीका में है ये है। देन नाइजीरिया में भी हमें पता है कि बहुत जगह पे बिटकॉइन की पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। तो ये पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कि लोग बिटकॉइन की पेमेंट्स का लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर स्पेशली बिजनेसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं और उससे उनको ट्रैक्शन भी मिल रहा है। और जो भी बिटकॉइनर्स हैं वो अगर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं दुनिया भर में, वो स्पेशली विजिट करते हैं उन प्लेसेस पे बिकॉज दे वांट टू पे इन बिटकॉइन। तो ये अपने आप में ये बढ़िया है जो पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का सिस्टम चल रहा है। टोटली। उसके साथ देखते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज, जहाँ पे है कि फिर से दिखाई दे रहा है कि नाइजीरिया में लोग एटीएम मशीन का बलात्कार कर चुके हैं। पीपल आर एंग्री, पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर कैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहाँ पे ऑलमोस्ट नोटबंदी टाइप का सिचुएशन चल रहा है जो उनका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एनफोर्स किया है ताकि उनको अपना सीबीडीसी का अडॉप्शन आए। एंड उसके वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है कैशेस निकालने में। पीपल आर गोइंग एंग्री, रास्ते में कियोस्क भरा पड़ा हुआ है एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग एटीएम मशीन्स बिकॉज ऑफ दोस एंगर। और एक तरह से पूरे देश में एनआरकी छाई पड़ी है और उसी का ही ये रिजल्ट है कि जो गुस्सा है वो एटीएम मशीन्स पे निकल रहा है। अगर हम नेक्स्ट टैब में देखें तो ये कुछ ऐसे से वीडियोस ही हैं कि जैसे यहाँ पे एक बंदे को गोली लगी पड़ी है और उसको कुछ लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा एनआरकी वाला माहौल ही एक तरह से हो रहा है वहाँ पे। और ऐसे काफी सारे वीडियोस इस हफ्ते आए हैं जब से वो अनाउंसमेंट हुआ है कि एटीएम से विड्रॉल्स रिस्ट्रिक्ट करे जाएंगे। नेक्स्ट टैब में भी ऐसे ही एक वीडियो है, इनफैक्ट मल्टीपल वीडियोस हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पे दंगा फसाद हो रहा है, लोग सड़कों पे आगजनी वगैरह कर रहे हैं। नेक्स्ट, अलग अलग सिटीज के ये वीडियोस हो सकते हैं पर जो न्यूज़ निकल के बाहर आ रहा है वो यही है कि अफ्रीका के सारे बड़े सिटीज में ऐसे प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं कि उनका अपना ही पैसा बैंक से पड़ा हुआ है और उसको वो कैश विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। और एक एकदम से ही प्रीटी मच इम्प्लीमेंट हुआ था। ऑल्दो इंडिया में जो नोटबंदी का अनाउंसमेंट हुआ था वो तो ओवरनाइट ही था। नाइजीरिया केस में एटलीस्ट कुछ हफ्ते पहले तो अनाउंसमेंट हो गया था। उसके बावजूद भी जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है पॉलिसी, उसके बाद ये काफी केओस पूरे पूरे कंट्री वाइड में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टैब में चले तो यहाँ पे फ्यूल वगैरह की शॉर्टेजेस भी चल रही है। जो हमें पता है श्रीलंका में भी थोड़ा सिमिलर माहौल हुआ था और लोग अपने बॉटल्स वगैरह एक दूसरे पे थ्रो कर रहे हैं जो फ्यूल भरवाने के लिए लेके आए थे। तो ऐसे सीन पूरे इसी हफ्ते हो रहे हैं नाइजीरिया में। नेक्स्ट टैब में हमें मिलिट्री हम देख रहे हैं डिप्लॉयड है केओस को कंट्रोल करने के लिए। और मतलब हम तो यार अपने कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं इंडिया में, यूएस में, और जो बढ़िया वेस्टर्न कंट्री में लोग बैठे हुए हैं वीडियोस देख रहे होंगे वो शायद रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये भी इंसान है जो बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं। इनकी एक एक बंदे की, और 300 मिलियन मैन, कितने 30 करोड़ 30 करोड़ लोग हैं नाइजीरिया में और हर एक बंदे की लाइफ प्रभावित है इस टाइम पे। उनको नॉर्मल खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल कैश ही नहीं है तो कहाँ से मिलेंगी। और फ्यूल का शॉर्टेज है, आई एम श्योर खाने पीने वाली आइटम्स का भी ऐसे ही शॉर्टेज रहेगा। तो इतने बड़े 30 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ ऐसे मजाक किया जा रहा है मैन, मतलब मेरा दिल भर आता है। नेक्स्ट टैब में देखें, same, more chaos and more riots happening. एंड ये तभी से चालू हुआ है जब से इन लोगों का नोटबंदी शुरू हुआ है। ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में तो था ही पूरा कंट्री, और इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब था, मॉनेटरी बेस भी वीक था। उसी के टाइम आके इनके गवर्नमेंट को लगा कि अभी क्रिप्टो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, राइट। तो अपना खुद का सीबीडीसी लेके आए हैं जिसका कोई क्रिप्टो से लेना देना तो है नहीं। वो ना ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ना ही डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम है, और ना ही वहाँ पे इन्फ्लेशन की रोक डाल सकते हैं।
ऐसे सिचुएशन चल रहा है सिर्फ अफ्रीका में, अभी तो काफी इंटेंस लग रहा है सिचुएशन। अगले 1-2 हफ्ते से भी हमारे पास न्यूज आ रहे थे कि बहुत कियोस हो रहा है एटीएम लाइन में। अभी तो वो कियोस रास्ते तक भी फैल गया है, लोग आग जला रहे हैं टायर्स पे। एंड पता नहीं आगे का सिचुएशन कितना खराब हो सकता है, बट हाँ ऐसे ही होता है जब when the government and the state kind of like crumbles down and लोग वो हीट फील करते हैं, बट उनको पता नहीं होते कि हीट किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, what is the reason behind this heat। बट वो बिल्कुल। लोग फिर कुछ चारा ना देख के रास्ते में दंगा ही होते हैं उसके टाइम पे। तो ये एक लिन आल्डन का ट्वीट है जिसमें वो बोल रही है कि नाइजीरिया continues to restrict cash and try to push people towards digital payments and is getting a lot of pushback. Their CBDC e-Naira has extremely low adoption. तो ये न्यूज़ पहले भी आया था। e-Naira को आई थिंक लॉन्च करे हुए इनको काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हो गया है, और उसका अडॉप्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 1% से भी कम है। मतलब लोग बिल्कुल भी यूज ही नहीं करना चाहते हैं e-Naira। और हमें पता है कि बिटकॉइन का अडॉप्शन रेट इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट है नाइजीरिया में, वन ऑफ द टोटली लार्जेस्ट एज अ परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन पूरी दुनिया में। बियर के लिए और जो भी लाइक ये फील्ड में एसोसिएटेड है उनके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाई इज इट दैट, क्यों बिटकॉइन का एडॉप्शन इतना ज्यादा है जहां पे सीबीडीसी का एडॉप्शन इतना कम है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, अंतर क्या है, वो आप एक बार ढूंढ के निकालेंगे। हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं उसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि नॉट एवरी टेक्नोलॉजी इज द सेम थिंग। चाहे वो उनको क्रिप्टो ही बोले या ब्लॉकचेन ही बोले, जो भी बोले उसका बेसिक का फंडामेंटल्स अलग होते हैं। तो जहाँ पे बिटकॉइन ऑटोमेटिकली अडॉप्टेड हो जाते हैं मार्केट में, जहाँ पे कोई पुश करने की जरूरत नहीं होते, ग्रैनुलरली ऑर्गेनिकली वो मार्केट में इमर्ज करके अडॉप्शन बना लेता है। और सीबीडीसी पुश करके भी गवर्नमेंट अडॉप्शन नहीं बना पाते, और सीबीडीसी का फेट ऐसे ही होने वाला है हर देशों में। मोस्टली जो कंट्री सीबीडीसी को लेके एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल मनी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हर देशों में ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट इन अफ्रीका आल्सो they already had systems like M-Pesa and all these kind of things. CBDC doesn't do anything extra apart from the existing digital money system, and वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कंट्रोल मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट वांट टू डू इट, जो कैश में उन लोगों को नहीं मिलते। आम आदमी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कोई भी बेनिफिट, कोई भी डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं। कैशलेस पॉलिसी का मैं तो यार एक तरह से ऐसे भी सोचता होता हूँ कि कोई टाइम होता था जब गोल्ड बैक्ड करेंसीज होती थी, है ना, तो जो पैसा था उसमें कोई एक्चुअल फिजिकल वैल्यू थी। उसके बाद हम जो फिजिकल पेपर बिल्स थे वो एक तरह रिसीट्स ही होती थी कि आप रिसीट देके उसके बदले में गोल्ड ले सकते हो। तो 1971 के बाद हमें पता है कि यूएस जो गोल्ड बैकिंग से हटा, उसके बाद दुनिया भर की जो फिएट करेंसीज थी वो डॉलर बैक्ड हो गई, और वो डॉलर वाज बैक्ड बाय नथिंग। तो ये एक तरह से पेपर ट्रेड होने लग गया, उसी को लोगों ने करेंसी मान लिया। और ये पेपर जो है ये एसेंशियली वर्थलेस है ना, इसको बनाने की कोई कॉस्ट नहीं आती और इसका वैल्यू लोग मानते हैं, और इसको बनाने की कोई कॉस्ट नहीं आती उसके बावजूद भी ये पेपर तक भी लोगों को देने को तैयार नहीं है। मैं थिंक अबाउट इट अब ये उनको मतलब, डिजिटल कॉपीएबल पेपर्स चाहिए जिसका कोई भी हाँ कॉस्ट नहीं है, मतलब वो एक्सेल शीट में डेटा होगा फिर, और पेपर का भी पैसा नहीं लगेगा इनको। पेपर का भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। मैं तो किस हद तक सिचुएशन खराब हुआ पड़ा है मैं दुनिया की इकोनॉमी में। नाइजीरिया में काफी अच्छा केस स्टडी तो हो रहा है। इट्स वेरी सैड दैट द पीपल ओवर देयर इज गोइंग थ्रू दिस, बट एटलीस्ट ये देख के गवर्नमेंट्स एंड बाकी देशों की गवर्नमेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि क्यों ये सीबीडीसी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आइदर यू ऑलरेडी एम्पलीफाई योर एग्जिस्टिंग डिजिटल मनी सिस्टम, और you just move on to the Bitcoin standard और make the transitory path जहां पे आप slowly Bitcoin standard पे move हो सकते हो, पूरे देश के साथ, देश के रिजर्व बैंक के साथ, देश के करेंसी सिस्टम के साथ, एट द सेम टाइम देश के पॉपुलेशन के साथ भी। देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, सेम थिंग ऑन सीबीडीसी। हमको दिख रहा है कि ब्रिटेन इज वर्किंग ऑन अ न्यू डिजिटल करेंसी सिस्टम एंड दे प्लान ऑन लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ डिजिटल मनी यू कैन ओन टू 20,000 यूरो। सो ब्रिटेन में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, स्विट्जरलैंड में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बहुत जगह सीबीडीसी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। गवर्नमेंट इज लाइक बहुत सारे देशों का ये सीबीडीसी के पीछे पुश बस इसीलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल, द टोटलिटेरियन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। And with CBDC they can like
do a more targeted and granular inflation. They can set expiry date on your money. They can set every kind of control that you can possibly think of on top of your money. पर ये वाला कंट्रोल तो यार मेक्स नो सेंस एट ऑल कि आप 20,000 पाउंड से ज्यादा अपने पास रख ही नहीं सकते. व्हाट द हेक मैन. मतलब देयर माइट बी सर्टेन यूज केसेस यूके में किसी को अपने बच्चों के फ्यूचर कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसे सेव करने हैं, है ना, तो 20,000 पाउंड में तो कुछ भी नहीं होता. एंड सिमिलरली Totally. किसी को अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए कोई सर्जरी करवानी है, कुछ ऐसा करना है, उसके लिए पैसा सेव करके रखना है, तो हमें पता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी मतलब लाखों पाउंड का कई बार खर्चा हो जाता है. तो 20,000 पाउंड तो कुछ भी नहीं है. तो ये पॉलिसी आई डोंट नो, अब एक्सेप्शन थोड़ी ना देने बैठेंगे अगर ऐसा पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं, तो ये कितना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करा जाता है. और यूके जैसा एक ऐसा देश है जिसमें वन पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो काफी अमीर मानी जाती थी, और आई एम श्योर उनमें से भी 30% ऑफ द पॉपुलेशन के पास अभी भी उनका नेटवर्क काफी ठीक ठाक रहेगा. और अगर ऐसा लॉ लेके आया जा रहा है तो जो लोगों के पास 20,000 पाउंड से ज्यादा बैंक, उनके साथ क्या होगा समझ रहे हो. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं जिनके आंसर्स अभी नहीं है, और ये Right. सुनने में पॉलिसी बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रही है जस्ट बिकॉज यू वांट टू रोल आउट अ सीबीडीसी. Totally. Totally. It's happening all over the world. It's a general trend. लोग anticipate कर रहे थे कि ऐसे policies आएंगे. CBDCs के लेके गवर्नमेंट बहुत दिनों से बात कर रहे हैं. अभी भी कोई like proper use case वाला implementation नहीं बना है, क्योंकि it actually doesn't make much sense when you already have digital payment systems. तो क्रिप्टोग्राफिक गवर्नमेंट करेंसी का तो एक्स्ट्रा कोई मतलब नहीं बनता है, बट दे आर गोइंग टू ट्राई एंड डू इट एंड रोल इट आउट एनी. सो उसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन, जहाँ पे हम एम्स्टरडैम में दे हैव बीन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग. कैश बंद करके सीबीडीसी लेके आने की कोशिश कर रहे थे. तो वहां पे लोग की इस पॉलिसी के अगेंस्ट रास्ते में मार्च निकाले हैं, बहुत सारे सिटीजन्स मिलके. फाइनेंशियल प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट. No matter what is your argument as a government, you cannot take people's financial privacy away. And taking people's financial privacy can be very bad for the security reasons. There are a lot of ways, like the entire digital systems can be hacked and can be monitored, can be data collected, mined and analyzed in certain kind of ways. And हम लोग को अभी पता है कि सारे big tech companies ये बैंक से लोगों की पेमेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं टू फाइंड देयर स्पेंडिंग बिहेवियर्स, ताकि उनको और भी ज्यादा टारगेटेड डेडिकेटेड एड दे सके. So this is all part of that big problem of big tech and big government and big surveillance, big CBDCs coming and jumping together. ये सारे चीज अगर एक साथ आ जाते, what you end up having is like a very totalitarian surveillance state. उसके साथ चाइना जैसा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम ऐड कर दो, तो essentially a government can wipe out an entire segment of a population just by a click of a button. शायद लोगों को ये मालूम नहीं चलता है कि ये सीबीडीसी के पीछे का पुश बेसिकली क्यों आ रहा है. It's not about a payment system, it's not about a innovation, it's not about a new financial technology, it's about finally fixing the whole block of the totalitarian surveillance governance system, jahan pe you will not be able to allowed to think anything controversial, say anything controversial, act anything controversial, or you will be wiped out from the system totally. ये वही स्टेप के ऊपर मार्च हो रहा है. कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं यार, हमारे गवर्नमेंट तो अच्छे हैं, हमारे गवर्नमेंट इज लाइक सेंसिबल, हमारे गवर्नमेंट ऐसे चीज अगर ऐसे टेक्नोलॉजी लेके भी आते तो उसके साथ पब्लिक के वायलेशन नहीं करेंगे. दैट्स अ टोटली वैलिड पॉइंट. Your government might not do that, but remember your government is there for 5 years only, and this is the situation for most of the democratic countries of the nation. 5 साल के बाद कोई और आएगा, आपके गवर्नमेंट नहीं रहेगा. एंड ऑल इट टेक्स फॉर अ नेशन टू गो डाउन इनटू अ नाइजीरिया स्टेट फ्रॉम एन एम्स्टरडम स्टेट इज वन सिंगल रॉन्ग इलेक्शन. तो आप ये तो गारंटी नहीं कर सकते कि एवरी टाइम आपके गवर्नमेंट, नेक्स्ट वाले जो गवर्नमेंट आएंगे वो हमेशा सेंसिबली एक्ट करेगा. सो I think as a public domain protest makes a lot of sense for digital privacy, not only just CBDCs, but also for digital privacy against big tech collecting your data, against big tech doing behavioral analysis to make you as a consuming based, at the same time having your financial privacy.
is part of an human rights that should be respected at all costs. तो ये CBDC का जो पुश आ रहा है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमें पता है कि रिसेशन एक बहुत ही बड़ा आने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी में इन द नियर फ्यूचर। और जब भी एक बड़ा रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस के पैकेजेस अनाउंस करने पड़ते हैं और अपनी पूरी पॉपुलेशन को उनको चेक्स देने पड़ते हैं, जो कि हमें पता है कि कोरोना काल के टाइम भी इन्होंने यूरोप और यूएस में काफी बड़े स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करे थे। और वो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो अगर कैश की फॉर्म में है या चेक्स की फॉर्म में है या बैंक अकाउंट क्रेडिट की फॉर्म में है तो उसमें स्टिल थोड़ा हैसल होता है। पर सीबीडीसी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन आसान कर देंगे, एक सेंट्रलाइज आईडी बना देंगे और उस आईडी के साथ आपका वॉलेट एसोसिएटेड होएगा जो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक का वॉलेट रहेगा और उसके अंदर एक कैश डिस्पर्स करने में आसानी रहेगी, जिसको यूबीआई भी कह देते हैं ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का आगाज जो हुआ पिछले 2-3 दशकों से, उससे बहुत सारे जो इंसानों की एफर्ट है वो नहीं चाहिए, है ना, और टेक्नोलॉजी ने उन चीजों को ऑटोमेट कर दिया है। आने वाले टाइम में तो वो और भी बढ़ने वाला है। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है वो जॉबलेस होने वाले आने वाले टाइम में। और सोशल अनरेस्ट ना हो तो गवर्नमेंट्स को उन लोगों को थोड़ी बेसिक इनकम देनी पड़ेगी और वो जो बेसिक इनकम देने का प्रोसेस है वो सीबीडीसी से एक तो आसान हो जाता है, दूसरा उसे टोटल कंट्रोल आ जाता है ह्यूमन लाइफ पे। एक तरह से इंसान स्लेव बन के रह जाता है सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक्स डोंट माइंड इट, बट जो लोग हैं उनको तो वो चाहिए वो पैसे सरवाइव करने के लिए। तो एक तरह से आने वाले रिसेशन के मद्देनजर ये सारे कदम लिए जा रहे हैं दुनिया भर के देशों में, रिसेशन के टाइम पे ये सारी चीजें करनी आसान हो जाए। इसी चीज पे हम नेक्स्ट सेक्शन अपना कवर करने वाले थे कि जो आने वाला रिसेशन है उसके साइंस हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं। स्पेशली यूएस और कनाडा जो है वहां पे होमलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हम चाहते हैं हमारे दर्शक इन वीडियोस को देखेंगे क्या हालत हुई पड़ी है। तो ये वीडियो वैंकूवर डाउनटाउन की है और आइए देखते हैं कि वहां पे होमलेसनेस की कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है। हाँ, Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Totally. ये वैंकूवर है मैन, वन ऑफ द प्रिस्टीन रियल एस्टेट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। चाइना भर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करते हैं ना सबसे पहले वो वैंकूवर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सबसे बढ़िया सिटी, वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज के इंडेक्स में सबसे ऊपर आता है वैंकूवर ईयर अपॉन ईयर अपॉन ईयर। और उसके डाउनटाउन में ये हालत हुई पड़ी है, झुग्गियां झोपड़ियां मतलब सम नहीं रही हैं। और ये तो एक सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो था। मैंने पर्सनल कुछ कॉन्टैक्ट जो वैंकूवर वगैरह में मुझे हालत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मतलब हालत बिगड़ी भैया, पतली हुई पड़ी है, हर जगह पे झुग्गियां लग चुकी हैं। होमलेसनेस की जो सिचुएशन है ये जो आने वाला रिसेशन है उसी की तरफ इशारा कर रहा है। और हमारे पास एक सिमिलर वीडियो लॉस एंजलिस की भी है और हमने थोड़ा सा पहले वीडियो में भी कवर करा था। पर जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है बहुत बड़ी वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, पर इसमें से काफी मेजर पार्ट हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें। और देखिए कि कितना बड़ा लॉस एंजलिस का पार्ट है जिसमें दसियों हजार झुग्गियां लगी पड़ी है मैन। और ये बंदा उन पूरी झुग्गियों में से अपनी गाड़ी को लेके जाता है और जगह जगह पे मैन। और अभी तो ये पिछले साल का 10 फरवरी 2022 का वीडियो है, 1 साल हो गया, अभी तो हालत और भी बदतर हो चुकी होगी। दिस इज लॉस एंजलिस मैन, मतलब वन ऑफ द अगेन काफी बढ़िया सिटी यूएस का जहाँ पे हॉलीवुड है और सारे जो दुनिया भर के फ्रिकन रॉक स्टार्स और मूवी स्टार जो सबसे अमीर हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और क्या हालत हो रही है शहर की मैन, झुग्गियों से भर गया पूरा शहर। हाँ, झुग्गी भी अगर डालनी है हमें, झुग्गी डालने की जगह नहीं मिल रही है, वहाँ पे ये हालत हो रही है। Yeah, and this has been escalating for a long time. And ये होमलेसनेस प्रॉब्लम यूएसए का काफी दिक्कत और काफी अगली तरीके से आ रहे हैं।
और बहुत भयंकर स्केल पे ग्रो कर रहा है, और ये तो सिर्फ कुछ चुनिंदा शहर है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन ऑलमोस्ट सारे शहरों में हुआ पड़ा है, और ये देख के लगता ही नहीं है कि अपने आप को सुपर पावर बोलने वाला यूएसए है ये। ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, उनकी हालत इतनी पतली हुई पड़ी है। वन ऑफ द रीजंस ऐसा हो रहा है कि रिसेंट टाइम में रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से जो रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यूएस में। और रेंट्स जब बढ़ते हैं तो जो भी रेंट अफोर्ड नहीं कर पाता उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता देन टू सेट अप अ टेंट ऑन द साइड ऑफ द रोड। Yeah, seems pretty bad. Almost like looks like a third world situation. ये कोई यूएस का अगर छोटा मोटा टाउन हो या विलेज हो, वहां पे ऐसे सीन्स अगर कोई है तो फिर भी मेक सेंस। और जब कोई बोलता है ना कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सिटीज ऑफ द यूएस है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिकिंग मनी अर्निंग सिटीज, वहां पे अगर ये सिचुएशन है तो छोटे मोटे टाउन्स में तो क्या हालत हो रही होगी। हाँ, ऐसे ट्वीट्स एंड न्यूज भी आ रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि यूएस में मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन यंग जनरेशन फ्रॉम डेमोग्राफी ऑफ 25 to 45 हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। शायद ये भी रिसेशन एंड ये सारी इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से ये भी एटेन्यूएट हो सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड ही है मैन। टोटली। एंड उसके साथ चलते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। मैं इस वीडियो का लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये तो अभी हमने सिर्फ कुछ मिनट का वीडियो कवर कर रहा था, ये काफी लंबा वीडियो है, और आप देख सकते हैं कि जो होमलेसनेस की जो सिचुएशन है कितनी बद से बदतर हो रही है। अगेन एज वी मेंशन्ड कि ये 1 साल पुराना वीडियो है, और अभी 2023 में तो ये सिचुएशन कहाँ पे पहुंच गई होगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एनीवे, मूविंग ऑन। तो उसी के साथ चलते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पे हमारे पास है बहुत सारे टेक्निकल न्यूज। एंड फर्स्ट ऑफ वी स्टार्ट ऑफ विथ डैमस। जिन लोगों को अभी तक मालूम नहीं है, मे बी लिविंग अंडर द रॉक इन बिटकॉइन स्पेस, इज Nostr and Damus got काफी famous in last few months. Damus came out as the most popular app in Hong Kong and it passed through TikTok. तो काफी हलचल मचाई है Damus ने। It's one of the good app to use Nostr, जो एक decentralized social media protocol है, and Damus is like the app to use that protocol and it gives you a Twitter kind of experience. Jack Dorsey, former CEO of Twitter, and बहुत सारे लोग in Bitcoin space has been very excited and been actively participating into it. Damus has recently included the Lightning Zap payment, so it's a social media with Lightning network included. So everything a Bitcoiner could have want in their social media stack. So काफी exciting news है Damus के ऊपर, and we hope कि Damus का आगे का भी adoption बढ़ते रहे, network effect बढ़ते रहे, and we are desperately waiting for a good Android app to use Nostr. That's true. विलियम कैसरिन जो Damus के फाउंडर हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला, और इस सीक्वेंस में इवेंट्स हुए कि इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ऐप स्टोर पे पहले अप्लाई कर रहे थे Damus ऐप के लिए, बिकॉज ये पहले सिर्फ टेस्ट फ्लाइट पे अवेलेबल था, पर ये उसको एप्पल स्टोर में इन जनरल अवेलेबल कराना चाहते थे। उनको मल्टीपल रिजेक्शंस आया एप्पल स्टोर से फॉर वन रीजन और द अदर, बट फाइनली इनका ऐप एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्ट होते सारी ये मल्टीपल कंट्रीज में मैन टॉप 10 में आया है। और Totally. ये भी न्यूज आया कि चाइना में बैन कर दिया गया है इमीडिएटली। Yeah. चाइना के ऐप स्टोर से Damus का ऐप चक दिया गया है, और Totally. हांगकांग का तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, और भी जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज में भी ये ऐप स्टोर में काफी ऊपर आ गया है एकदम से ऐप, और क्या स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आई है मैन। Nostr पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आ गए विद इन अ फ्यू वीक्स। सारा चीज इसी तरफ ही इशारा कर रहा है कि जो Damus का एक डिसेंट्रलाइज या Nostr नेटवर्क का इन जनरल जो डिसेंट्रलाइज तरीका है इंफॉर्मेशन को रिले करने का, बहुत सारे लोग समझते हैं कि उसमें कितनी ज्यादा वैल्यू है, और लोग तंग आ चुके हैं जो सेंट्रलाइज एंटिटीज द्वारा कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर को यूज कर करके, और दे आर मतलब hands over fist they are going after Damus और भी जो Nostr network की apps है। Seems very exciting over there. I'm yet to try out Nostr. अभी तक I couldn't figure out a easy setup that I can use. I have tried some web
UI wala app with get LB, but then I lost the private keys and I had to redo the setup again. तो उस हिसाब से रह गया, but hopefully we will get a nice Android client like Damus, जिससे Android वाले यूजर भी घुस सकते हैं ये वर्ल्ड में. बिल्कुल तो बिल्कुल. उसके साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेगमेंट विच इज ऑन ऑर्डिनल्स. काफी सारे हलचल मच रहे हैं ऑर्डिनल्स लेके स्पेस में, बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं. कुछ लोग गुस्से, कुछ लोग खुश है, कुछ लोग न्यूट्रल है, कुछ लोग इज ट्राइंग टू से इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज अ प्रॉब्लम, इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूइसेंस बिटकॉइन नोड रनर्स के लिए, इनफैक्ट इन जनरल बिटकॉइन मार्केट प्लेस के लिए. ये वाले ट्वीट में दिस गाय इज सेइंग कि आई एम 100% फॉर द नोड पैच टू गेट द JPEGs ऑफ पीपल्स नोड. So a lot of people, a node runner is willing to prefer a some kind of configuration flag from Bitcoin core. ये particular data ये अपने node से delete कर सकते हैं. And this has been a constant concern from a lot of the community. A lot of people don't want to host this data, don't want to download this data. Hopefully eventually core का कोई configuration flag आ जाएगा जहां से ये particular type of witness data can be scrapped off from your database. मैं ये बोलना चाहूंगा कि दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और आर्गुमेंट्स दोनों साइड से आ रही हैं. एक साइड का स्टैंस लेना या दूसरी साइड के आर्गुमेंट्स ना समझना समझदारी नहीं होगी. आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट्स तरीके से समझनी पड़ेंगे बिफोर यू कैन से एनीथिंग अबाउट इट. और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो व्यू पॉइंट लेके आए जो बिल्कुल सही है, और हमसे भी कई गलतियां हो सकती हैं, बट हमारे पर्सपेक्टिव से जो भी इस हफ्ते इंफॉर्मेशन आई है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. और प्रॉब्लम्स जो हैं उनको तो हम कवर करेंगे, बट इन जनरल मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो समझ में आ रही हैं. एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो आपका डिस्क का स्टोरेज है उसको ब्लोट कर रहा है, जो JPG एक्स्ट्रा इमेजेस आ रही हैं. ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो JPG इमेजेस जो विटनेस डेटा का पार्ट भी है, उनको अगर किसी को डाउनलोड भी करना पड़ता है अगर उस इमेज को, तो आपका डाउनलोड का पर मंथ लिमिट रहता है फ्यू 100 GB, है ना. तो आपका वो जो लिमिट है बैंडविड्थ का लिमिट है, वो बैंडविड्थ का कंस्ट्रेंट है, उस पे प्रॉब्लम है. सेकंड प्रॉब्लम, एंड देन द थर्ड फी रेट वाला प्रॉब्लम है कि ये फी के मार्केट को कम्पेटिटिव बना रहा है. तो कई बंदे एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं और वो उसी चीज का आर्गुमेंट दे रहे हैं, बट उसको थ्रू एंड थ्रू इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा बिफोर वी फिगर आउट कि इसका सबसे बढ़िया आसान सोल्यूशन क्या है. ऑफ कोर्स सेंसरशिप किसी को नहीं चाहिए. सेंसरशिप रेजिस्टेंट बिटकॉइन का प्रोटोकॉल है और नेटवर्क है, और किसी भी तरह की सेंसरशिप तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना. तो ये स्टैंस डेफिनेटली हमें लेना पड़ेगा. इसी सीक्वेंस में देखते हैं कि जो इस हफ्ते कुछ ट्वीट्स आए हैं वो क्या कहते हैं. So Pierre Rochard is saying, unpopular opinion, witness data should be semi-ephemeral with no availability expectation after hundreds of thousands of blocks, and the witness discount is fine as is. So कम्युनिटी में दो तरह की डिबेट हो रहे थे. वन इज कि ये विटनेस डेटा शुड बी कॉन्फ़िगरेबली डिलीटेबल, मतलब कोई नोड रनर अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में चाहे तो ये विटनेस डेटा डिलीट कर सकते. अभी कोर्ट में ऐसा कोई सेटिंग है नहीं, बट थियोरेटिकली it's possible to delete this witness data and you don't need to keep this data forever. And second part of the concern was the reason इतने सारे लोग इतने ऑर्डिनल्स, इतने बड़े बड़े ऑर्डिनल्स बना रहे हैं क्योंकि विटनेस डेटा को 75% डिस्काउंट मिलता है ब्लॉक साइज में. टू गिव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का दो सेगमेंट होता है, एक नॉन विटनेस सेगमेंट, एक विटनेस वाला सेगमेंट. नॉन विटनेस सेगमेंट में हर बाइट 1 to 1 काउंट किया जाता है. मतलब नॉन विटनेस सेगमेंट का साइट अगर 200 बाइट है तो उसका कॉस्ट आएगा 200 बाइट, बट विटनेस वाला सेगमेंट में 75% डिस्काउंट दिया जाता है. मतलब विटनेस वाला सेगमेंट का साइज अगर 200 बाइट है तो उसका कॉस्ट काउंट किया जाएगा 50 बाइट, 1/4 ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ द डेटा इज काउंटेड टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग द फी. तो ये प्रेफरेंस विटनेस डेटा को देने के लिए इतना बड़ा डेटा बहुत कम फी में लोग इसके ऊपर डाल सकते हैं. सो he is like trying to point out into those 2 points जहां पे इसका ओपिनियन ये है कि विटनेस डिस्काउंट इज फाइन एज इज, विटनेस डिस्काउंट रहना चाहिए, बट ये विटनेस डेटा डिलीट होना चाहिए. सब ट्वीट्स को इन पर्टिकुलर ऑथर्स की ओपिनियंस की फॉर्म में लेंगे. हम कोई जजमेंट नहीं पास करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ एनालाइज करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं. तो नेक्स्ट ट्वीट पे देखें तो पियर रोचार्ड ने ये जो ऑर्डिनल इंस्क्रिप्शन इस हफ्ते आई है उसकी वजह से जितना ब्लॉक स्पेस, कितना % ऑफ द ब्लॉक स्पेस यूज कर रहा है वो दर्शा रहे हैं. और इसमें अगर हम देखेंगे
3rd फरवरी तक कोई ब्लॉक स्पेस ज्यादा यूज नहीं हो रहा था इंस्क्रिप्शंस की वजह से, और 4th फरवरी ऑनवर्ड्स ये जो ग्रीन वाला बार है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और ऑन एन एवरेज पिछले कुछ दिनों में ये 59% और 59% ऑफ द ब्लॉक स्पेस यूज कर रहा है, जो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है मैन। और मैंने भी mempool.space अपने लैपटॉप पे खोल के रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ ऑन एन एवरेज पहले 3 MB से ज्यादा का ब्लॉग आता नहीं था, अभी एवरी फ्यू आवर्स या 3 MB से ऊपर का ब्लॉक आ रहा है, तो काफी ब्लॉक स्पेस यूज हो रहा है ओवर द लास्ट वीक इटसेल्फ। And this is also increasing the fee pressure. Last night ही मार्च ने एक एनालिसिस डाला था जो हमारे अभी ट्वीट लिस्ट में नहीं है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि मेमपूल ऑलरेडी फुल हो चुका है एंड सारे 1 to 2 सैट्स पर बाइट के ट्रांजैक्शन ड्रॉप किया दिया जाएंगे इसके बाद। Another consequences of this is because huge amount of space is being used for this kind of data, so normal transactions को ज्यादा फी पे करना पड़ रहा है to get into the block space. उसी टॉपिक से रिलेटेड एनवीके का जो पोस्ट है वहां पे वो वही बोल रहे हैं, द ऑर्डिनल्स विल गो अवे बाय देमसेल्फ एज सून एज वी एंटर अ हाई फी एनवायरनमेंट। सो बिकॉज बिटकॉइन नेटवर्क में सेंसर किया भी नहीं जा सकता है, मतलब वी कैन नॉट इवन मीनिंगफुली हैव अ मैकेनिज्म ऑफ सेंसरशिप इन बिटकॉइन, एंड दैट्स द डिफिकल्टी ऑफ लाइक हैविंग अ डिसेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम। दैट्स अ ट्रेड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यू कैन नॉट मीनिंगफुली सेंसर स्टफ। उसकी वजह से हमारे पास एक ही रेगुलेटेड पॉलिसी है, जो सतोशी ने भी बात किए थे बहुत लाइक एकदम स्टार्टिंग में, द डॉस मैकेनिज्म, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अगेंस्ट बिटकॉइन का जो मैकेनिज्म है, द ओनली मैकेनिज्म बिटकॉइन हैज इज लाइक द फी मार्केट। द फी मार्केट इज लाइक गाइडिंग कि बिटकॉइन का ब्लॉक स्पेस वैल्यूएबल रहे एंड ब्लॉक स्पेस में गार्बेज डेटा ना आए। Every time somebody is paying for the garbage data, they are also paying the fees. So the only way to make them go away is like फी मार्केट में फी अगर बढ़ जाए ट्रांजैक्शंस का तो लोग शायद गार्बेज के लिए उतना ज्यादा फी पे नहीं करेंगे, राइट? फिर वो गार्बेज डेटा आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बट दिस इज लाइक इनडायरेक्टली it's going to create a dynamic fee pressure on the market. ऑर्डिनल्स आएंगे, फी प्रेशर बढ़ जाएगा, फी बढ़ जाएगा, फिर ऑर्डिनल्स का फी बढ़ जाएगा तो ऑर्डिनल्स घट जाएंगे तो फी घट जाएंगे, एंड ऐसे डायनामिक प्रोसेस होते रहेंगे। सो इट वाज काइंड ऑफ इनएविटेबल इन दैट सेंस, आज ऑर्डिनल्स नहीं होता कल कुछ और लेके आते लोग, बट एज एनवीके इज पॉइंटिंग आउट ओवर हियर इज लाइक fee market is like our best hope to make this kind of garbage data on the blockchain go away. और एनवीके का ये भी बोलना है कि सेगमेंट ब्लॉक साइज इंक्रीज वाज द ओरिजिनल सिन, नाउ द टेक पार्ट्स। कहने का मतलब है कि जो सेगमेंट का ब्लॉक साइज इंक्रीज करा गया था 1 MB से 4 MB, वो नहीं होना चाहिए था, और बहुत सारे लोग इस आर्गुमेंट के साथ अलाइंड है, पर हो गया, अब कुछ करा नहीं जा सकता, और उसकी वजह से जो एडिशनल ब्लॉक स्पेस हमें मिला है और लोग उसको स्पैम कर रहे हैं विद दिस जेपीजी इमेजेस। आगे देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। हमारे बिटकॉइन कोड में एक नया पीआर ओपन हुआ है जो अभी भी ड्राफ्ट फेज में है, एंड ये पीआर का मतलब ये है कि प्रून्ड वाले जो नोड है वो लोग विटनेस डेटा डाउनलोड ही ना करें, क्योंकि दे आर गोइंग टू डिलीट दैट विटनेस डेटा लेटर ऑन। ये ऑर्डिनल से डायरेक्ट रिलेटेड तो है नहीं, because this has came up in a Stack Overflow question जो हम डिटेल्स में देखेंगे। This has been a observation for a long time कि pruned node जो है वो लोग अगर assume valid configuration से काम कर रहे हैं तो they should not have to download the witnesses, क्योंकि वो witness download करते उसको verify भी नहीं करते फिर उसको delete कर देते। So it's basically you are just doing redundant download and temporary storage. Ordinals आने के बाद this issue came up again and somebody opened this PR which basically stops pruned node from downloading witness data, which is a net save on bandwidth on witnesses. बहुत discussions हो रहे हैं, so अगर कोई technically interested है to understand कैसे कैसे nuances होते हैं जब ऐसे validation topic में बात होते हैं, कैसे कैसे simple changes में भी बहुत सारे discussions लगते हैं। This is in general the pain point of like working on validation part of Bitcoin. It's a very tricky thing to handle and बहुत सारे nuances होते हैं, बहुत सारे technical consideration लेके आना पड़ता है। But it seems like the discussion is converging and people are agreeing कि concept इसी के बहुत लोगों ने दिया है। पीटर टॉड ने NAC बताया था because of some consequences, security consequences of doing this.
but over certain discussions people kind of like converging कि वो security consequences शायद उतना भी dire नहीं है। ये PR essentially इसका भी एज वी डिस्कस के 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बैंडविड्थ वाली प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है कि अगर बैंडविड्थ की जैसे लिमिट रहती है बहुत सारे देशों में और बैंडविड्थ बहुत महंगी है यूएस और कनाडा में, अगर आपने एडिशनल बैंडविड्थ परचेज करनी है, अगर आप उसको डाउनलोड करके फिर डिलीट ही कर रहे हो तो इससे अच्छा उसको डाउनलोड ही ना करो ना, तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ट्वीट देखें तो The witness data is in the transaction input in segregated witness area in signed and the verification is checking the signature of the transaction is expected, so it needs all the data to do this verification. So यहाँ पे कोई तो conversation का topic में कोई pointed out कि the witness data is actually part of the verification process. Without the data you can't actually verify it. The conversation topic was कि witness data को delete किया नहीं जा सकता है later on. But this is not a valid reason to not to delete the witness data क्योंकि verification हो जाने के बाद your node is free to delete that witness data. You don't need that witness data anymore. वहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है वो डेटा डिलीट करने में कि कोई अगर नया नोड अगर सिंक हो रहा है फ्रॉम द स्टार्ट, वो नोड को वो विटनेस डेटा चाहिए। अगर वो फुल नोड है एंड प्रून नोड नहीं है तो वो नोड को वो विटनेस डेटा चाहिए टू वैलिडेट दैट विटनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसका और भी डेटा का पार्ट होते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट वैलिडेशन करना नहीं होता है, उसका ट्रांजैक्शन आईडी वैलिडेट करना होता है, साइज लिमिट वैलिडेट करना होता है, ये सारी चीजें वैलिडेट करना होता है। तो उस वैलिडेशन के लिए वो डेटा अवेलेबल होना जरूरी है। ये कॉन्सर्न पीटर टॉड का था वो पीआर पे कि अगर सारे नोड अपना डेटा डिलीट कर देते तो कोई भी नया नोड सिंक अप नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डेटा उसको कहीं से चाहिए, और कोई भी नोड अगर वो डेटा सर्व नहीं कर रहा है तो वो नए डेटा के साथ सिंक अप नहीं हो पाएगा, या फिर उसको वो डेटा पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा और वो डेटा पॉइंट वो नोड के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि वहां पे एक ऑर्डिनल वाला विटनेस डेटा था जो तुमने नहीं रखा तो वो तुम डिलीट कर दिए और तुम बोल रहे हो कि ये ट्रांजैक्शन का डब्ल्यू ट्रांजैक्शन आईडी ये है, तो वो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता बट मैंने मान लिया। So something like that can come up. Another option that is floating around in the dev space is like some nodes can store this data. Some node can say like, I have a service which can store this data. Some node can say like, I have a specific kind of node which doesn't store this data at all. तो एक नोड जब आईबीडी कर रहा है उस टाइम पे एक क्राउड ऑफ कनेक्शन रख सकता है जहां पे कुछ नोड ऐसे हैं जो ये डेटा सर्व नहीं करता है, कुछ नोड ऐसे हैं जो ये डेटा सर्व करता है, ताकि जब वो आईबीडी चल रहा है उसको जो डेटा चाहिए वो डेटा का अवेलेबिलिटी मिले। ये ट्वीट का पॉइंट वही था मेरे ख्याल से। पीटर टॉड का ही ट्वीट था कि पीटर टॉड कह रहे हैं कि विटनेस डेटा इजंट इन द UTXO सेट ऑफ कोर्स फॉर गुड परफॉर्मेंस द UTXO सेट रियली नीड्स टू बी ऑन फास्ट random access storage. Witness data archives can be on slow storage without issue. Also, you can prune witness data and you can prune the UTXO set. वो यही कह रहे हैं कि witness data उसको prune भी करा जा सकता है, UTXO set तो obviously नहीं prune करा जा सकता है, and then जो witness data उसको आपके डिस्क के अंदर एक सेपरेट स्टोरेज पे भी रखा जा सकता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस भी है, जस्ट लाइक एन आइडिया फ्रॉम पीटर टॉड। नेक्स्ट ट्वीट पे चले तो उसी के साथ किसी ने पीटर विला का एक स्टैक एक्सचेंज का आंसर भी दिए है जो काफी एनलाइटनिंग है कि व्हाई इज विटनेस डेटा डाउनलोडेड ड्यूरिंग आईबीडी इन प्रून्ड मोड। So he's saying like it's a good question and probably there is no reason for doing this, and that's why this PR जो हमने पहले बात किए थे, this PR is actually solving that problem जो यहाँ पे question में ऐड किया गया है। And he's saying like you are right, we can't generally drop the downloading witness data in full nodes क्योंकि full nodes का characteristics वही है कि उसके पास data available है, एंड जब कोई नोड नेटवर्क और नोड विटनेस वाला फ्लैग दिखा, सर्विस फ्लैग बताते हैं कोई पीयर को, तो वो पीयर वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये नोड से सारे जो डेटा उसको वैलिडेशन के लिए चाहिए और स्टोरेज के लिए चाहिए और व्हाटएवर के लिए चाहिए, सो एवरी अमाउंट ऑफ डेटा इज अवेलेबल। बट इन द केस ऑफ प्रून नोड्स द विटनेस डेटा इज बोथ before assume valid point and sufficiently buried to the past in the prune point. There is indeed little gain from having it as it will be deleted soon. But this is not the case for pruned वाला नोड, क्योंकि pruned वाला नोड अगर assume valid के साथ आते, so assume valid is like a flag in Bitcoin core which tells कि ये block height के बाद से सारे का witness data का validation नहीं करना है। It is done to fast up the IBD process and ये ब्लॉक काफी डीप वाला ब्लॉक चूज किया जाता है और हर रिलीज में एक डिफॉल्ट ब्लॉक हाइट एनकोड किया रहता है, जहां से अगर एज्यूम वैलिड ऑन किया हुआ है तो वो ब्लॉक हाइट के बाद से और स्क्रिप्ट वेरिफिकेशन नहीं होगा।
एंड प्रून्ड वाला नोड क्या करते हैं कि एक ब्लॉक हाइट के पहले वाले डेटा को वो डिलीट कर देते हैं. सो नाउ यू हैव अ सिचुएशन कि एज्यूम वैलिड की ब्लॉक हाइट के बाद वाले डेटा वैलिडेट नहीं हो रहा है और उसके बाद का बहुत सारा डेटा डिलीट भी हो रहा है. सो प्रून नोड के लिए ये डेटा रहने की कोई मतलब नहीं बनता है. So that's why like he's saying it's totally okay for prune node to delete this. But full node के लिए ये data availability होना जरूरी होगा, नहीं तो the other way of doing it is like creating another kind of like service in the Bitcoin P2P network जहाँ पे node बोलेगा कि मेरे पास सारे data नहीं है, I cannot serve you this kind of witness data, so that the दूसरा वाला opposite end में जो peer है he can go and reach out to other full nodes and get the data for his ID. This has been in context of some point we made in our last call regarding assume valid, where we probably falsely claimed कि assume valid में data delete हो जाते, but actually assume valid में data delete नहीं होते. Data only gets deleted if you are running a prune node. But अगर आप assume valid ऑन किया हुआ है तो आपका डेटा डाउनलोड भी होगा, स्टोर्ड भी होगा, बट वो वैलिडेट नहीं होगा. उसके साथ हियर्स अनदर क्वेश्चन ऑफ द पार्ट ऑफ द डिटेल. सो जहां पे लोग बोल रहे हैं कि सेगविट का डिस्काउंट ही नहीं होना चाहिए था. सेगविट का डिस्काउंट के वजह से ये जो ब्लॉक स्पेस है वो ब्लॉक स्पेस अब्यूज हो रहा है. देन अगेन पीटर विला का और एक पॉइंट था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि why the question was why are SegWit transaction cheaper than legacy transaction. SegWit का discount का reason क्या था? Here is a elaborate explanation of the reason. So यहाँ पे पीटर विला बता रहे हैं कि विटनेस का वो डिस्काउंट क्यों दिया गया था, एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट कि प्रीवियसली बिटकॉइन प्रोटोकॉल में एक इंसेंटिव प्रॉब्लम था कि UTXO बनाना इज मच चीपर देन UTXO को स्पेंड करना. एंड इस इंसेंटिव मिसअलाइनमेंट की वजह से देयर इज अ पोटेंशियल वे लोग बहुत सारे डस्ट UTXO बनाएंगे एंड उसको फिर कंसोलिडेट नहीं करेंगे, एंड वो डस्ट UTXO फिर UTXO पूल में रह जाएगा, और UTXO पूल इज समथिंग जो उसको डिलीट और प्रून नहीं किया जा सकता. तो UTXO पूल को सारे नोट को फॉरएवर कैरी ऑन करके रखना पड़ेगा, और ये इंसेंटिव मिसअलाइनमेंट की वजह से जहां पे UTXO बनाना इज चीपर देन कंज्यूमिंग UTXO, people will end up creating a lot of UTXOs in the pool. तो ये इंसेंटिव को बैलेंस करने के लिए UTXO का spending was made cheaper by making the witness discounted proportionately उतना ही जितना UTXOs को बनाने में खर्चा आता है. So that's the basic reason why the witness discount is there anywhere in the first place. But it's a good thing, like lot of like Bitcoin consensus and security related questions are coming up again, and ये question SegWit debate में 2015, 16, 17 में बहुत आए थे. There has been a long debate on this SegWit activation. फिर से we are kind of like revising this debate again. करेक्ट. और एज यू सेड कि काफी सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस इसमें अलग डायरेक्शन में एंटायरली ऑपोजिट ओपिनियंस हो सकती हैं. तो उन सब के ओपिनियंस के पीछे के जो इंसेंटिव्स हैं और जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको पहले अलाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. उसके बाद ही हमें कोई डायरेक्शन मिल सकती है कि सही तरीका क्या है. और हमें भी नहीं पता, हम भी आने वाले हफ्तों में देखते रहेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जाता है पूरा सागा, है ना, इंस्क्रिप्शंस और ऑर्डिनल्स वाला. सो फार तो ये लग रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस UTXO सेट में अगर बढ़ेंगी और वो ट्रांजैक्शन फी बढ़ेगा तो वो अपने आप इनको आउटपेस कर देगा इंस्क्रिप्शंस और ऑर्डिनल्स का जो डेटा है इसमें आ रहा है ब्लॉक्स में. होपफुली. और हम लोग इसके ऊपर कोई ओपिनियन तो नहीं देंगे आपको. वी आर नॉट हियर टू गिव यू ओपिनियन, यू आर सपोज टू मेक अप योर ओन ओपिनियन. एंड बिटकॉइन में सारी चीजें ऐसे ही है. देयर इज नो स्टैंडर्ड ओपिनियन, इट्स ओपन फील्ड. You have to do your own research, figure your own opinion, find your own understanding, and then find your own judgment. तो हमारे काम आपके पास सारे इंफॉर्मेशन लेके आना है ताकि you can scour up and make up your own mind. So उसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, बुक ऑफ द वीक. बुक ऑफ द वीक में हमारे पास है Denationalization of Money, the Argument Refined. So this is a treatise from the Austrian economic father F.A. Hayek, Why Money Should Be Nationalized. ओके, तो ये जो बुक है ये भी काफी पुरानी बुक है, आई थिंक 70s में लिखी गई थी शायद. और फ्रेडरिक हायक इसके ऑथर है, जो कि ऑब्वियसली हमें पता है ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द रिनाउंड ऑथर्स है. और इस बुक का जो
प्राइमरी उन्होंने फलसफा जिसको बोल सकते हैं वो ये है कि जो करेंसी है ना, या जो मनी जो सिस्टम में घूम रही है, अगर वो मनी बैक्ड बाय नथिंग है, फिएट मनी है, तो वो केओस क्रिएट करेगी एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। तो जो करेंसी है, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पूरा मतलब डिटेल्स में एनालिसिस, रिसर्च, टेबल्स वगैरह दे रखे हैं, और मैं उसको कंप्लीटली जल्दी मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यू कैन गो एंड रीड द बुक फॉर इट। बट उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है कि जो करेंसीज जो है या मनी जो है उसको कमोडिटीज के साथ बैक करना चाहिए, और उन्होंने पूरा लिस्ट में दिया है। तो हर देश का जो करेंसी है उसमें उस देश के अंदर कॉपर कितना है, उसमें देश में सोना कितना है, उस देश में आयरन ओर के कितने रिजर्व्स है, चांदी कितनी है, सिमिलरली प्रेशियस मेटल्स कितने हैं, यूरेनियम कितना है, ये सारे का हिसाब लगाया जाए और उसके बेसिस पे वो वैल्यू ड्राइव करी जाए, और इंटायरली बैक्ड बाय कमोडिटीज होना चाहिए। और ऑब्वियसली ये तब का टाइम है जब बिटकॉइन नहीं बना था, है ना। कहने का उनका मतलब यही था कि जो ये जो सारी कमोडिटीज है फिक्स सप्लाई है। तो यूरेनियम है उसकी सप्लाई धरती पे फिक्स्ड है, जो लोहा है उसकी सप्लाई फिक्स्ड है, सोना उसकी सप्लाई फिक्स्ड है। तो अगर हम फिक्स सप्लाई चीजों के साथ अगर करेंसी को या मनी को बैक करेंगे, तो दैट्स हाउ द मनी बिकम साउंड मनी। तो दैट वाज द होल पॉइंट। और ऑब्वियसली हमें पता है कि जो बिटकॉइन है वो एनर्जी बैक्ड करेंसी है, और उसका जो पीछे का एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ वर्क, उसको प्रूफ ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं, बिकॉज बिटकॉइन को सर्कुलेशन में लाने के लिए आपको बहुत सारी बिजली स्पेंड करनी पड़ती है। आपको दिखाना पड़ता है कि मैंने इतनी बिजली स्पेंड करके प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम चलाया और ये वो हैश निकला, और ये इसको वैलिडेट करो सही है या नहीं है। तो ये प्रीटी मच ये बुक एक पुराने जमाने की, इतनी पुरानी भी नहीं, अराउंड 50 इयर्स ओल्ड लिखी गई बुक है, जो बिटकॉइन की फिलॉसफी के साथ अलाइंड है। तो आप एटलीस्ट इस बुक को पढ़िए इस नजरिए से कि क्या बढ़िया आर्गुमेंट्स आज से कई डेकेड्स पहले भी लोग दे रहे थे कि मनी को साउंड मनी कैसे बनाया जा सकता है। Totally. Yeah, and the entire point is don't have imaginary money. And money imaginary नहीं होना चाहिए जिसका वैल्यू एक दिन गायब हो जाए अचानक से। सो जरूर ये बुक पढ़िए, ये बुक फ्री में अवेलेबल भी है। हम लोग डाउनलोड लिंक मिसेस और डाल देंगे शो नोट में। उसके साथ चलते हैं ट्वीट ऑफ द वीक। इन ट्वीट ऑफ द वीक वी हैव वांट टू बाय अ न्यू व्हीकल इन एल साल्वाडोर। तो रोमन मार्टिनेज ने कोई व्हीकल डीलर का सीईओ जो है उसको ऑरेंज पिल किया है, and that CEO is like willing to take 1.26 BTC for Mahindra 4x4. So that's good. El Salvador में you can like buy car for Bitcoin. So adoption तो हो ही रहा है वहाँ पे, and they are also like having good fun with it. ये है मैन लीगल टेंडर होने के फायदे। तो इसीलिए दैट्स द रीजन वहाँ पे दुनिया भर से बिटकॉइनर्स जो है वो सिर्फ टूरिज्म पर्पस से नहीं जा रहे, वहाँ पर रीलोकेट हो रहे हैं मैन। इवन मैक्स काइजर, वन ऑफ द नोन बिटकॉइनर्स ऑफ द स्पेस, वो परमानेंटली बस गए हैं एल साल्वाडोर जाके। 1 साल हो गया है, अपनी वाइफ के साथ गए हुए हैं, और ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। और वो लोग इसीलिए जा रहे हैं कि कंट्री ने लीगल टेंडर बिटकॉइन को घोषित करा है। तो आप अपने बिटकॉइन को स्पेंड करके, चाहे आप व्हीकल हो चाहे आप घर हो, कितना आसान है, कोई उस पे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ उस पे रेगुलेशंस नहीं है। तो वी वांटेड टू शेयर दिस विद द ऑडियंस। Totally. It's a good news of the world. And meme of the week, SEC defends better than Maldini. आई वाज थिंकिंग कि हमारे दर्शक बोलेंगे कि हर बार इनका जो मीम ऑफ द वीक रहता है ना, उसका फॉर्मेट यही रहता है, बट क्या करें, हमें पसंद ही ये मीम आता है। कभी कभी तो गवर्नमेंट रेगुलेशन का प्रोटेक्शन को देख के भी ऐसे भी लगता है, हम लोग ऐसे बात भी कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले एक टॉपिक पे कि गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द रेगुलेशन जो एक्चुअली जो स्कैमर्स है, it doesn't stop them, it just create hindrance from the honest business maker. क्रैकर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्सचेंजेस है, ऑल्दो हम इसको एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं फ्यूचर में इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या फ्यूचर में स्कैम नहीं हो सकता या हैक नहीं हो सकता, बट सो फार इसको बिटकॉइन कम्युनिटी भी इसको पसंद करती है एक्सचेंज को, और ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी इन जनरल पसंद करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्ट फी स्ट्रक्चर, और वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह में भी इनको लिक्विडिटी भी अच्छा मिलता है। ओवरऑल जनरली यूजर इंटरफेस वगैरह भी काफी अच्छा है इसका। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने देखा एसईसी का एक्शन आया क्रेकन के अगेंस्ट, इस हफ्ते उनको $30 मिलियन का फाइन लगा, एंड देन और भी इन पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। जबकि जो एक्चुअल स्कैम्स है मार्केट में मैन, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूट के गए हैं FTX सेल्सियस जैसे, उन पे कोई मतलब कार्रवाई नहीं करी गई है ना, पहले भी नहीं करी गई और स्कैम होने के बाद भी नहीं करी गई, किसी का 1 रुपया भी रिटर्न नहीं करा गया। तो FTX के साथ लोग तो प्राइवेट मीटिंग्स भी कर रहे थे, they were having like juices and mocktails together, right? And FTX को like फर्स्ट क्लास सर्विस मिल रहा था SEC से डायरेक्ट।
And in fact, ACC and FTX has been like involved heavily. जो सैम बैकमैन फ्राइड ने काफी सारे पॉडकास्ट में आके ब्रैग भी किया है कि they are bringing crypto regulation together, right? And ACC has been like in heavy talk with FTX, the biggest scammer in the crypto industry, to bring out crypto regulation. And then they come out and say like Kraken या कोई भी XYZ नहीं कर सकता. So that's in general the part of hypocrisy of the regulations and the regulators in general. And उनको भी खरीदा जा सकता है, and they work on business and market incentives and all these things. So actually they end up not protecting the customer that they should have. करेक्ट. और जिन लोगों का पैसा गया उनका गुस्सा ये ऐसे मीम्स की फॉर्म में निकलता है कि मैन जो स्कैम्स है उनको तो रोको, आप जो एक्शन ले रहे हो ठीक है, अच्छा रेगुलेटरी एक्शन लो, बट स्कैम्स, एक्चुअल स्कैम्स को तो रोको ना, होने से पहले रोको उनको. बट या उसी चीज पे है. टोटली. एंड तो उसी के साथ खत्म होते हमारे इस हफ्ते का समाचार. होपफुली आप लोगों को मजा आया, होपफुली इट वाज नॉलेजेबल, होपफुली यू लर्नड समथिंग न्यू एंड यू got some new links to scour into your own rabbit hole for the next 1 week. और ऐसे ही और एक हफ्ते की समाचार के लेके हाजिर होंगे नेक्स्ट हफ्ते. तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे हम्बल एंड स्टे सेफ. बिल्कुल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय.